Hello students, today we are going to discuss about the periodic motion, oscillatory motion, SHM. Okay, so बच्चों, it is a gateway of 12 physics. Right now, this chapter is a gateway of 12 physics. It is very useful in alternate current, in 12th, modern physics and wave optics. Clear है? So yeah, wave motion. Point clear. So बच्चों, let's start without wasting time and listen carefully. Okay, first of all we start from periodic motion. Periodic motion, the motion which repeat itself after a regular interval of time, like a planetary motion. Okay, the motion of clock ends, the motion of fan wings, ceiling fan wings. Point clear है? So बच्चों, if we talking about the key point of periodic motion, then key point of periodic motion, it has it repeat itself after a regular interval of time. Okay, bachcho, here the regular interval of time also known as time period. Okay, also known as time period. Okay, simply TP, नॉट टाइम पास. याद रखिएगा, अभी आप लोग इसको टाइम टीपी लिख लेंगे, आगे जब हम रिवीजन करते हैं तो उस केस में बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी रखिएगा. राइट ना, टीपी टाइम पास नहीं है, क्या है, टाइम पीरियड है. पॉइंट क्लियर है? सो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने मोशन को क्या करता है बेटा, रिपीट करता है. ओके, सिमिलरली अगर हम इनके एग्जांपल की बात करेंगे तो प्लैनेटरी मोशन, सन एंड अर्थ. ओके, राइट. सिमिलरली अगर हम क्लॉक एंड्स की बात करेंगे तो क्लॉक एंड्स भी क्या करते हैं बेटा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉक एंड्स एंड इधर प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन. ओके, क्लियर. चलिएगा आगे बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन. Oscillatory motion. Okay, it is also type of periodic motion, but here the particle or body execute to and fro motion. Right now, to and fro motion about the equilibrium position or a fixed position, which is known as mean position. पॉइंट क्लियर है? सो देखिएगा, अगर हम एक बॉडी ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक पार्टिकल ले लेते हैं, तो उस केस में अगर इसको हम मान लेते हैं कि हियर इज अ फिक्स्ड पोजीशन or equilibrium position which is known as mean position. Right now, mean position. Okay, and body execute to and fro motion, then last position इसका ये है और here back में इसका last position ये है. राइट ना, सो हम ये कह सकते हैं कि this is the last position, it means extreme position. सो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन इधर है और इस साइड में भी एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन. राइट ना, एक्सट्रीम पोजीशन. सो टू एंड फ्रो मोशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड बच्चों, इस बात को भी आपको याद रखना है. ओके, रिमेंबर इट वेरी carefully that the maximum displacement from the mean position is known as amplitude. Okay, similarly if we talking about the time period, then the body start as oscillation here, then again back, then achieve again this position. Okay, so first of all body start from here and go to extreme position and back again and reach the last extreme position and again achieve the same position. Okay, so here the repeat after a fixed interval of time which is known as time period. So बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, एक टाइम पीरियड जो कंप्लीट होगा, वन टाइम पीरियड, ये बॉडी इधर जाएगी फिर वापस फिर अगेन यहाँ पहुंचेगी, तब जाके हम बोलेंगे सर इसने अपना टाइम इंटरवल कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो ध्यान रखिएगा इस बात को.
चलेगा। सिमिलरली अगर बात किया जाए कि सर यहां पर 2 पोजीशन पॉसिबल है, द लार्ज एम्पलीट्यूड एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, और बच्चों एक और हम सिचुएशन बना सकते हैं यहाँ पर, क्या सर हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बच्चों? फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड, राइट ना। सो हाई साइकिल पर सेकंड या फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है हाई होगा, उस केस में ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन, राइट ना। और अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, राइट ना, या रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम बोल सकते हैं नॉर्मल या रेगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो उस केस में हम इसको एसएचएम की कंडीशन बोल सकते हैं, ऑसिलेशन की कंडीशन बोल सकते हैं, राइट ना। तो सिंपली यहाँ पर अगर बात किया जाए कि लार्ज एम्पलीट्यूड होने पर नॉट एसएचएम, एसएचएम पॉसिबल नहीं है, राइट ना। लार्ज एम्पलीट्यूड के केस में एसएचएम पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ एसएचएम, राइट ना। सो एसएचएम की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो आती है मेरे पास, वो आती है सर एसएचएम में एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए बेटा? स्मॉल होना चाहिए। देन व्हाट अबाउट द एसएचएम? सो बच्चों द ऑसिलेटरी मोशन, okay, in which the restoring force is magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement, right ना। so इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये बॉडी जब एसएचएम कर रही है या ऑसिलेशन कर रही है, तो उस केस में इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने वाला और अगेन वापस लाने वाला, फिर यहाँ तक पहुंचाने वाला कोई फोर्स तो एक्ट करेगा ना बेटा। सो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर a restoring acceleration, right now। so बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे SHM की, the oscillatory motion या the oscillatory motion in which the oscillatory motion in which the magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement from mean position। बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन के केस में हम हमेशा मीन पोजीशन से ही सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जिस टाइप से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जहां से फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड होती है वहीं से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। सिमिलरली एसएचएम के केस में, ऑसिलेटरी मोशन के केस में सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे बच्चों? मीन पोजीशन से। ओके, सो हियर the mean position, okay, mean position and extreme position, that's why we can say that this is the displacement x, okay, then amplitude of restoring force is directly proportional to x, okay। so again we can say that f is equals to minus kx, okay। so minus sign always in minus sign indicate the direction of restoring force, which always indicate the mean position or towards the mean position, right ना। याद रखिएगा जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स का वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तभी ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे वापस लौटेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, सिमिलरली हियर के SHM constant, okay, या positive SHM constant, positive SHM constant, okay, चलेगा। Then put the value of force, so what is the value of force? m a and a क्या होता है बेटा? d2x upon dt square acceleration,
ओके। सिमिलरली माइनस का के एक्स, ओके, देन अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, इधर आने पर क्या बन जाएगा बेटा प्लस, और m को हम डिवाइड देते हैं तो उस केस में क्या बनेगा बेटा डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द differential equation, okay, and as we know about the standard differential equation, so standard differential equation क्या होती है बेटा d2x upon dt square plus omega square x is equals to 0. Then compare with the standard differential equation, then we know about the omega square which is also equals to k by m. So where beta here compare with standard equation, standard differential इक्वेशन, ऑसिलेटरी इक्वेशन भी कह सकते हैं बेटा इसको हम लोग, राइट ना। सो कंपेयर करते हैं राइट ना ऑसिलेटरी इक्वेशन से। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई एम, ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू root k by m, okay. Then what is the omega? It is the angular frequency. क्या है बच्चों? Angular frequency, okay. So this is the angular frequency, and the solution of this differential equation, as you know, the solution of this angular differential equation, x is equals to a sin omega t plus phi. Okay, this equation is known as standard displacement equation of SHM. पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो की पॉइंट आए हैं। फर्स्ट की पॉइंट आया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेकंड की पॉइंट आया है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो बच्चों इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहीं से सारा SHM का फार्मूलेशन होता है, की कॉन्सेप्ट हमको मिल गए, ठीक है। अब इन पर हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ SHM इक्वेशन की, राइट ना, या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हियर ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। आप लोगों ने बेटा सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा इसको। सो 2 पाई बाय टी, हियर टी इज द टाइम पीरियड। क्या है बच्चों? टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड, राइट ना, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, और पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हम बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओमेगा को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जब ओमेगा की वैल्यू पुट की जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा के बाई एम, ओके, देन फ्लिप द के एंड एम, सो क्या आ जाएगा के 2 पाई रूट एंड रूट एम बाय के, ओके। दिस इज द टाइम पीरियड इक्वेशन, ठीक है, या टाइम पीरियड फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का फार्मूला। पॉइंट क्लियर है? और सिमिलर केस में अगर मेरे पास ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया है तो यहीं से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एज यू नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पॉइंट क्लियर? सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों ये क्या जाता है 2 पाई रूट एंड रूट के बाई एम, यही आएगा मेरे पास। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है दोनों के दोनों, ठीक है। चलिएगा अगर हम इस पे फर्दर डिस्कशन करते हैं तो बेटा देखिएगा यहाँ पर अगर बात की जाए तो मास की अगर बात की जाए तो मास जो है इनर्शियल फैक्टर है हमारे पास, इनर्शियल फैक्टर, ओके। और अगर बेटा इसकी बात किया जाए तो ये बेटा हमारे पास SHM फैक्टर, राइट ना, तो या कांस्टेंट है, राइट ना।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और स्प्रिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एज यू नो द स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट ना, या फोर्स पर यूनिट लेंथ चेंज। पॉइंट क्लियर। सो बच्चों अगर मैं यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करता हूँ, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट कर सकते हैं इसको, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर इसमें वैल्यू पुट की जाती है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मास को मैंने मास ही रखा 2 पाई, मास को बेटा मास ही रखा, लेकिन के को क्या रख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ चेंज, राइट ना, या लेंथ। तो इस केस में फोर्स को अगेन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, फोर्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mass into acceleration upon L. That's why the mass to mass cancel out. Okay, so here a new formulation will be length per unit acceleration, right ना, या ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ, और ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, राइट ना। सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम अगेन फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें लेंथ दिया हो या चेंज इन लेंथ दिया हो, राइट ना, और एक्सेलरेशन दिया हो, इस केस को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर, चलेगा। सो अगेन बैक योर फॉर्मुलेशन दिस, पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ था वो रिमेनिंग क्या रह गया, फाई। व्हाट इज द फाई, दिस इज नॉन एज फेज, ओके, एंड फेज कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, फेज कांस्टेंट। Okay, then what is the phase constant and phase, right now? So phase indicate the position and direction at any instant of the particle, right now, which execute the oscillatory motion or SHM. Point clear? So बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, phase जो है indicate करता है about the indicate about the position and direction at any instant। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेज के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, राइट ना, फेज के बारे में हमें बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि फेज क्या है, विच इंडिकेट अबाउट द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विच एग्जीक्यूट SHM, राइट ना, और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अगेन we will write the displacement equation a sin omega t plus minus phi। ओके बेटा, ये प्लस माइनस फाई क्यों लिखा जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन। सो जब बेटा ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है उस केस में फाई का वैल्यू कितना होता है, 0, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट ना, स्टार्ट है ना फ्रॉम मीन पोजीशन, उस केस में फाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन करता है तो उस केस में एक्सट्रीम पोजीशन के केस में फाई का वैल्यू क्या होगा बेटा, π/2, मींस स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, शॉर्ट में लिख दिया, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों सिमिलरली अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है स्टार्ट फ्रॉम a/2 करता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम a/2। सो a/2 के केस में इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, π/6, राइट ना। सो स्टार्ट फ्रॉम half of amplitude। सो स्टार्ट फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड करेगा, उस केस में क्या आ जाएगा बेटा, ये फाई का वैल्यू आ जाएगा π/6, ठीक है। और सिमिलर केस में अगर स्टार्ट फ्रॉम a/√2, एम्पलीट्यूड का 1/√2 से अगर करता है तो उस केस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमने अभी तक पॉजिटिव वाले की बात की थी कि भाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना है, तो भाई इस अगर राइट हैंड साइड में स्टार्ट हो रहा है, राइट ना, तो उस केस में हम पॉजिटिव रखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, माइनस पुट करेंगे। पॉइंट क्लियर है,
चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ओके, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट द वेलोसिटी, ओके, देन differentiate with respect to time, ठीक है, देन डेल एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, वेलोसिटी आ जाएगा, देन वेलोसिटी क्या होगा ए, है ना, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों आपने डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता होगा, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। सो बच्चों क्या कर सकते हैं इसको कि डिफरेंशिएट हम जब करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कॉस होगा, राइट ना, और ओमेगा टी के साथ में ओमेगा टी है और फाई कांस्टेंट है, दैट्स वाई इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओमेगा, इसीलिए हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। Point clear? So this is the velocity. If we talking about the max value of cos phi, so बच्चों max value of cos phi क्या होती है, equals to 1 होती है, right ना, cos phi की वैल्यू max कितनी होती है, 1 होती है, that's why we can say that a constant omega constant, that's why v is equals to a omega which is also max value of velocity. So we can say that the maximum value of SHM particle is equals to a omega. ओके, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगेन अगर हम इसको टेग्नोमेट्री से थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कॉस का जो वैल्यू है हमारे पास कितना होता है बेटा, सो कॉस का वैल्यू हमारे पास होता है 1 माइनस साइन की फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं बच्चों इसको। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो भाई ए को इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो इस केस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप का इक्वेशन हमको मिलेगा बेटा, ओके। एज वी नो वेरी वेल व्हाट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पॉइंट क्लियर। सो हियर वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू वी, दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ वेलोसिटी, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा बच्चों यहाँ पे भी हम कुछ कंडीशंस निकाल सकते हैं प्रॉपर वे में कि अगर हम बात करते हैं सर x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स मीन पोजीशन, राइट ना, एट मीन, तो भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी कितनी होगी, a ओमेगा, विच इज ऑल्सो नॉन एज मैक्स वैल्यू, सो a ओमेगा, that's why we can say that the particle in SHM has maximum value at mean position, point clear है कि नहीं? अच्छा, सिमिलर वे में हम ये भी कह सकते हैं कि x is equals to, if x is equals to a एम्पलीट्यूड के इक्वल है, that means at extreme position. so बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन के केस में v का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 0, भाई x की वैल्यू को a पुट करो तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 आएगा आपके पास, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, देन अगेन डिफरेंशिएट द वेलोसिटी इक्वेशन, ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वेशन हियर, सो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, बच्चों इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो इस केस में कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, दैट्स व्हाई a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इस टाइप की इक्वेशन हमको मिलेगी बेटा, रीअरेंज द इक्वेशन, देन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको x लिख सकते हैं, राइट ना, डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, ओके। सो बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमने स्टार्टिंग में SHM की डेफिनेशन में बोला था the restoring force is directly proportional to the displacement, right ना, and direction of the restoring force always towards the mean position, point clear। so इस चीज को थोड़ा सा हमें यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन जो है SHM को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, m का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस केस में m एक्सेलरेशन आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा,
Okay, then we can say that the magnitude of restoring force, right now देखिएगा m and omega square कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, और माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ एसएचएम। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? सो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ एसएचएम। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट इक्वेशन फॉर एसएचएम। सो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओके, या माइनस एक्स। ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई, ठीक है। यहाँ से हम एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, चलेगा। तो देखते हैं इसमें यहीं से अगर हम बात करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू a मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन, मीन्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो बेटा कितना आ जाएगा, ए इसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस ए ओमेगा स्क्वायर, और माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है? सो दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, राइट ना। सो दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0 मींस एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन विल बी 0। सो बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन का मैक्स वैल्यू कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है बेटा, मीन पोजीशन पर, ठीक है। वेलोसिटी का मैक्स वैल्यू कहाँ पर होता है बेटा, मीन पोजीशन पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन पर। पॉइंट क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा सा हमको याद रखना है प्रॉपर वे में, ठीक है, चलेगा। यहीं से हमारे पास एक रिजल्ट और आता है, द एक्सेलरेशन मैक्स अपॉन वेलोसिटी मैक्स का रेशियो क्या होगा, राइट ना। देन इसको एग्जांपल भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन, राइट ना, या कॉन्सेप्ट। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास था ए ओमेगा स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना था, ए ओमेगा, दैट मीन्स यहाँ हम ध्यान देंगे तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ओमेगा के, ठीक है। सो यहाँ से टू क्वेश्चंस और ऐड हो जाते हैं यहाँ पर, द dimension of a max upon v max in SHM, right now, or oscillatory motion, या the unit of a max upon v max, right now, या equivalent the ratio of equivalent a max upon v max। तो बच्चों हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कहेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट ना, यूनिट कहेंगे तो रेडियन पर सेकेंड, और बच्चों डायमेंशन फार्मूले की बात आएगी तो m0 L0 t की पावर -1 हमारे पास आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि एसएचएम इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें अगर देखा जाए तो x की पावर n अगर कर दिया जाए, माइनस यहाँ पे इंडिकेट किया जाए, तो बच्चों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू अगर इवन होता है, इवन, राइट ना, देन इट रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल ओनली, राइट ना। और अगर ये वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है, तो ऑड होने के केस में यहां पर ऑड बट नॉट n इज इक्वल टू 1, देन इट रिप्रेजेंट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ओनली ऑसिलेटरी मोशन, राइट ना, ऑसिलेटरी मोशन, राइट ना, नॉट एसएचएम। ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट एसएचएम। बट इन केस ऑफ SHM n का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, 1। सो इन केस ऑफ SHM, इन केस ऑफ SHM n इज इक्वल टू बच्चों कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से n की वैल्यू आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, चलिएगा। आगे हम अगेन चलते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि हमारे पास time period, frequency, okay, phase, right, and amplitude, okay, displacement equation, velocity equation, acceleration equation, and उनके relation and formulation हमने यहाँ पे देख लिया। पॉइंट क्लियर? अब अगर अगेन हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलेगा, move forward, then we can draw the graphs, okay, ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ between position and time graph,
राइट ना। पोजीशन एंड टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जब हम पोजीशन एंड टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी। पॉइंट क्लियर है। सो बच्चों हम इसको इनिशियल फेज जीरो लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो भाई मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करने पर ये कुछ इस टाइप का साइन वेव को रिप्रेजेंट करेगा और इस साइन वेव का मैक्स वैल्यू कितना है बेटा, प्लस का ए, और इधर मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा इसका, माइनस का ए। पॉइंट क्लियर। और बच्चों यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो पाई बाई टू पाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 पाई बाई टू, राइट ना, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। पॉइंट क्लियर। ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सर वीटी ग्राफ, किसकी बात करते हैं, वीटी ग्राफ की। तो इस केस में बच्चों आप देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों इस केस में वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है सिमिलर केस ऐसे, राइट ना, और ऐसे। पॉइंट क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो मैक्स वेलोसिटी कितनी थी, ए ओमेगा, ओके, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी, माइनस का ए ओमेगा। पॉइंट क्लियर। तो ये इस टाइप का मेरे पास आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एटी ग्राफ की, सो सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों आपने देखा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या सिचुएशन आई थी। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में माइनस स्टार्ट था। कहाँ से स्टार्ट था बेटा, माइनस स्टार्ट था, और उसमें केवल ओमेगा स्क्वायर वैल्यू जो है एक्सिस में था। सिमिलरली जो कि हमारा इस टाइप का था, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस टाइप का हमारे पास साइन वेव आया। लेकिन अगर मेरे पास ये था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक ए साइन ओमेगा टी, ऐसा ही कुछ है। पॉइंट क्लियर है। तो इस केस में माइनस साइन होने की वजह से जो कर्व ऊपर की डायरेक्शन में गया है वही कर्व किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ग्राफ आएगा मेरा वो किस टाइप का आएगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। बाकी की सारी सिचुएशन साइन वेव फॉर्मुलेशन की तरह होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्स वैल्यू जो आएगी बेटा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए प्लस का। पॉइंट क्लियर। चलेगा। सिमिलरली अगर हम ग्राफ की बात करते हैं वेलोसिटी, है ना, पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, राइट ना, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ की बात करते हैं। तो इस केस में बच्चों आपने देखा कि v इज इक्वल टू कितना था, ओमेगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो बेटा ऐसा कुछ आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। इस टाइप से आएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। सो बच्चों अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, तो बच्चों आपने देखा होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y square upon v square is equals to 1. Okay, then compare with the equation of ellipse, then we can say that this equation represent the ellipse. Point clear? So ellipse को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों एक बात बताइएगा, अगर मैंने इसको x माना और यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड दिस इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एक्सिस। पॉइंट क्लियर। सो इस केस में मैक्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना है बच्चे, यहाँ पर मैक्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ओमेगा ए ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी है, माइनस का ए ओमेगा, और इस डायरेक्शन में आपके पास प्लस का एम्पलीट्यूड एंड माइनस का एम्पलीट्यूड। देन ड्रॉ द डायग्राम और इलिप्स, देन वी कैन ड्रॉ इजीली अ ग्राफ। ओके, दिस इज द ellipse। पॉइंट क्लियर है। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होता है बेटा, एसएचएम के केस में एलिप्स होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चों में यहाँ पर आप देखिएगा, इसको अच्छे एक बार प्रॉपर ध्यान से देख लीजिएगा, सही है कि नहीं। पॉइंट क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आप बोल भी सकते हैं कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सिमिलरली एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक बार हम ड्रॉ करते हैं। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों देखिएगा, एक्सीलरेशन ओके इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स आप देखिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, राइट ना। जब y इज इक्वल टू एम एक्स होता है तो उस केस में हम लाइन कैसी बनाते हैं बेटा, इस टाइप की लाइन बनाते हैं, राइट ना, या इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से पास होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नेगेटिव होने की वजह से हमारी जो लाइन पास होगी वो ओरिजिन से तो होगी लेकिन इस डायरेक्शन में होगी। पॉइंट क्लियर है। सो हम इसको अगेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सिमिलर ग्राफ। तो बच्चों एक लाइन ग्राफ होगा, ये पहले से ही क्लियर हो गया, और ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, और ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं ओरिजिन पर एक्सेलरेशन कितना होता है तो जीरो होता है, ओरिजिन पर एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है प्लस ए, उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। पॉइंट क्लियर। और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, राइट ना, माइनस का, उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आता है बेटा, प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये एक लाइन ग्राफ है, ठीक है, माइनस साइन की वजह से ये कैसा हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में आया है। पॉइंट क्लियर। चलेगा मूव फॉरवर्ड। देन इफ वी टॉकिंग अबाउट द restoring force, then we will have to talking about the potential energy, kinetic energy, because here motion and restoring force right now act कर रहा है, that's why we can talk about the potential energy, kinetic energy and total energy which is also known as mechanical energy, right ना। चलेगा। सो बच्चों एज वी नो एफ इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास बेटा, माइनस का के एक्स, ओके, या एम्पलीट्यूड अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उस केस में एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ओके। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी है ना, वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, work done against restoring force, okay, which is also equals to 0 to x, okay, f into del x, okay, that's why 0 to x kx del x, which is also equals to 1 by 2 kx square, okay। as we know the value of k, m omega square, right ना, आपको you know remember very well the omega square is equals to k by m, that's why k is equals to कितना आ जाएगा बेटा, m omega square, put the value, then potential energy is equals to कितना आ जाएगा बेटा, half of m omega square x square, this is the formula of potential energy in SHM, right ना। सो बच्चों यहाँ पे भी हम कंडीशंस निकाल सकते हैं, where the potential energy max, where the potential energy minimum, right ना। so here there are two situations or 2 points. If x is equals to 0 means at mean position, okay, if we talking about the mean position then potential energy equals to कितना आ जाएगा बेटा, 0, which is minimum value, कैसी है बेटा, minimum value, right ना। और if we talking about the x is equals to amplitude, that means extreme position, means at extreme position। तो बच्चों जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बेटा x की वैल्यू a पुट करेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, विच इज मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट ना, एंड ऑल्सो इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी, एंड ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू के इक्वल है और टोटल एनर्जी के
V इक्वल है, राइट ना। सो बच्चों ये मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होती है बच्चे? एक्सट्रीम पोजीशन पर। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिली क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं बेटा। द मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, राइट ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, क्लियर है। द मैक्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मिनिमम वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, फाइन, क्लियर। और मैक्स एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, फाइन, क्लियर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, चलेगा। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन, एज यू नो वेरी वेल, कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एज यू नो अबाउट द वी, ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ वी, ओमेगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए आप कैपिटल और स्मॉल कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट क्लियर है। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन सॉल्व इट, हाफ ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रॉपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन अगेन हियर टू कंडीशंस we will find out. First, x is equals to 0 means mean पोजीशन की बात चल रही है, ओके। देन मीन पोजीशन पर अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, विच इज द मैक्स वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चे मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स होती है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स होगी, ठीक है। और ऑल्सो इक्वल्स टू क्या है बेटा? टोटल एनर्जी, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगेन अगर हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल्स टू a मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है? a के इक्वल होती है। दैट्स वाई जब यहाँ पे a वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों कितना वैल्यू आएगा? यहाँ पे टोटल 0 आएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। यू रिमेंबर इट, चलेगा। चलें आगे, ठीक है बच्चों। इफ वी टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी ना, और क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ही क्या होता है? टोटल एनर्जी। और बेटा इसको ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन सॉल्व इट, ठीक है। सो बच्चों जो कॉमन है, जैसे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो। सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। और बेटा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप देखेंगे एक्स से एक्स यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, ओके। सो बच्चों एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सभी कांस्टेंट है, राइट ना। इट मींस द टोटल एनर्जी इन एसएचएम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से बड़ा सिली क्वेश्चन आता है। द टोटल एनर्जी इन एसएचएम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिमेन्स कांस्टेंट है तो बच्चों यहाँ पर इसका चेंज होने का तो सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ जाती हैं कि इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज एफ, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी, हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर? भाई टोटल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? 0 होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं?
क्योंकि भाई ये चेंज ही नहीं हो रहा ना कभी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिमिलर वे में कहूँ कि सर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन की अगर बात की जाए और पोजीशन की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है वही पोजीशन की फ्रीक्वेंसी होगी और टाइम पीरियड भी वही होगा, क्योंकि अब भाई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन पे कभी लौटेगा जब एक टाइम इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि सर वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी की भी वही सिचुएशन है भाई, वेलोसिटी का भी टाइम इंटरवल यही रहेगा। लेकिन अगर बेटा स्पीड की बात की जाए तो स्पीड जो है यहाँ पर 2 टाइम्स अपने आप को चेंज कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीड की फ्रीक्वेंसी 2f होगी और टाइम पीरियड कितना होगा, t/2 होगा। ठीक है, सिमिलर केस में अगर बच्चों में यहाँ पे बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, राइट ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, डबल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी अपने आप को कितने टाइम्स चेंज कर रही है बेटा, डबल टाइम्स चेंज कर रही है। हम एक ग्राफ से देख लेते हैं इसको, राइट ना, तो देखिएगा कैसे चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यही रहेगा। लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास हो या मॉड हमारे पास हो तो उस केस में इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास बढ़ जाएगा, राइट ना, कितना हो जाएगा, इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा 4f और ये हो जाएगा बेटा t/4। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा, तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस अप टू 50 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ठीक है, सो अप टू 50 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से। चलिएगा इसको एक बार देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको ये बात तो क्लियर है कि भाई जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एलिप्स की फॉर्म में होगा, राइट ना। तो बेटा हमने इसको ग्राफ ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, और हम यहाँ पे बोलेंगे सर दिस रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को। ओके, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी और दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी। व्हाई, बिकॉज देखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है या रिस्टोरिंग फोर्स जो है मैक्स होता है, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो आप समझिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये किसका है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और इसका जो सम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। अगर बच्चों हम आगे चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल है वो कहाँ पर है, किस सिचुएशन पे है, किस पोजीशन पे है, इसको हमको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा if we talking about this situation then y x का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना आएगा, मेरे पास x का वैल्यू आता है बेटा a/√2। आप कह सकते हैं सर हाउ, राइट ना। सो बच्चों आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों की जो फार्मूलेशन है उनको इक्वल पुट कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना बेटा, इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, सो इसको इक्वल पुट करते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, राइट ना, और क्या था बेटा a² माइनस x² इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x²। पॉइंट क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो यहाँ आप देखिएगा कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कट हो जाएंगे और कट होने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, x² इज इक्वल्स टू x², दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a/√2, राइट ना। सो बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है
उसका 1/a√2 पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन हमको बन जाता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर वे में अगर हम आपसे कहें कि सर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। सो y इज इक्वल टू कितना बेटा, a/2। सो y इज इक्वल टू a/2 पर हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल निकालते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से, पोटेंशियल जब निकालेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ओके, और a का वैल्यू कितना रखना है आपको, a/2, दैट मीन्स a²/4 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² क्या होता है, टोटल एनर्जी, ओके, विच इज नॉन एज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू E। हमने क्या बोला इसको, E बोला, राइट ना। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सर दिस इज इक्वल्स टू E/4, ओके। अच्छा, इफ देयर इज 100% देन 100/4 इट मीन्स 25%। तो बेटा यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25% ऑफ टोटल एनर्जी। पॉइंट क्लियर है। तो सिमिलर वे में अगर मैं कहूँ आपसे कि सर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर कितनी हो गई, सर E/4 हो गया, राइट ना, और यहाँ पर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E/2 आ गई। कितनी आ गई बेटा, E/2 आ गई। पॉइंट क्लियर। अच्छा, सिमिलर केस में अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इस केस में भी मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3E/4 आएगी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुलेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस a²/4, ओके, देन पुट द वैल्यू 3/4 E मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बच्चों। जब ये मेरे पास आ गया तो देखिएगा यहाँ से बहुत सारे सिली क्वेश्चंस हमें बन जाते हैं कि ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मैक्स, ओके, और कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a², काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, राइट ना। अच्छा, मीन पोजीशन से a/√2 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो भाई काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वल होते हैं, राइट ना, और विच इज आल्सो इक्वल टू E/2, टोटल एनर्जी के हाफ की इक्वल होती है, राइट ना। अगर हम बात करते हैं कि सर हमारी मीन पोजीशन से, राइट ना, a/2 हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितने होंगे, तो भाई E/4 एंड 3E/4 होता है, मींस पोटेंशियल एनर्जी 25% और काइनेटिक एनर्जी 75%। बच्चों आपने वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, राइट ना। एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट ना। इफ अ बॉडी थ्रो अ बर्ड देन kinetic energy convert into potential energy and body move downward then potential energy convert into kinetic energy। तो वही सिचुएशन यहाँ पे होती है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, गुड। आगे चलते हैं बेटा। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है, अगर ये यहाँ पर 25% करता है तब भी चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट ना, और यहाँ पर अगर ये इसको 75% करता है तब भी ये क्लियर है, राइट ना। चलिएगा आगे चलें बेटा, ठीक, मूव फॉरवर्ड। ये हमारे पास थे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बच्चों यहाँ पर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू, राइट ना। तो बच्चों जब हम एवरेज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की जब बात की जाएगी तो हमारे पास एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है पोटेंशियल एनर्जी, राइट ना, 0 to t into dt, राइट ना। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/t 0 to t, ओके, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी होगी सर, a² साइन स्क्वायर ओमेगा t, यही होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि साइन स्क्वायर का फुल साइकिल में वैल्यू कितना निकलता है, 1/2, कितना निकलता है बेटा, 1/2, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2t। पॉइंट क्लियर है। सो सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर a² अपॉन 4 आएगा बेटा, क्या आएगा, 4, ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² हमारे पास क्या था, टोटल एनर्जी,
दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि एवरेज एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी का हाफ होती है, ठीक है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब सिमिलर वे में अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तब भी बेटा यही होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यही से हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ जाता है, ठीक है। चलेगा, मूव फॉरवर्ड। हम बात करते हैं टाइम पीरियड का, राइट ना। बहुत सारी सिचुएशंस में हमको टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? चलेगा, तो हम टाइम पीरियड एक बार कैलकुलेट करते हैं यार। देखिएगा बच्चों, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो बच्चों हमारे पास ओमेगा इजिकल्स टू कितना था, के वाई एम, यही है ना, राइट ना। और अगर यहाँ पर टी इजिकल्स टू निकला था रूट एम बाई के। ओके, सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग SHM, राइट ना, तो इस केस में अगर स्प्रिंग SHM की बात की जाएगी तो स्प्रिंग के केस में m मास को रिप्रेजेंट करेगा, राइट ना, और k स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या स्प्रिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों अगर मैं एक स्प्रिंग सिस्टम ले लेता हूँ, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, अ मास m हैंगिंग विद द स्प्रिंग, ओके, एंड this is the equilibrium position, this is the equilibrium position of this system. Then if we displace the body, okay, then remove the force, then the body will be gain a SHM, okay, move forward to and move, have a to and fro motion, okay, have a to and fro motion about a mean position. So अपनी mean position के दोनों ओर क्या करेगा बेटा, ये एक SHM करेगा। पॉइंट क्लियर है? बिकॉज स्प्रिंग हैज अ कंडीशन द SHM, ओके, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। पॉइंट क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये SHM ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? SHM ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस SHM को अगर हमें मिल गया है तो देखिएगा यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो यही होगा, T 2 पाई रूट एंड रूट m बाई के। इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आएगी कि नहीं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे हम चलते हैं। अगर यही हमारी सिचुएशन है और हमारा जो ग्राफ बना हुआ है या सिस्टम जो हमको दिया है वो कुछ इस टाइप का दे दिया जाए, तब भी इसका टाइम पीरियड यही रहेगा बेटा, ठीक है। अगर सिमिलर केस को हमने हॉरिजॉन्टल में बना दिया, अब बच्चों इसमें एक और हमको अच्छे से याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है जैसे फ्रिक्शन वगैरह, इसको बेटा हमको यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है। इस केस में अगर इस बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो बच्चों ये क्या करने लगेगा, SHM। पॉइंट क्लियर है? तब भी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट एंड रूट m बाई के होगा। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगेन अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक बॉडी है, राइट ना, मास m है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है और पूरा का पूरा सिस्टम किसी लिक्विड में बेटा इमर्स्ड है। इस केस में अगर इसकी मीन पोजीशन से हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दें, फिर अगर इसको छोड़ेंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे SHM करेगा। तो बच्चों एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ में वायंसी फोर्स भी एक्ट कर रहा है, राइट ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रेविटी प्लस वायंसी दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दोनों ही कैसे हैं बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट फोर्स कोई इफेक्ट जनरेट नहीं करता SHM में। पॉइंट क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों ही केस में क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस केस में भी G लग रहा था, कांस्टेंट था, इस केस में भी G लग रहा था, कांस्टेंट था, इस केस में भी आपका G लग रहा होगा, राइट ना, कांस्टेंट है। तो बेटा इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि G की वजह से इसके टाइम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज G यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है।
राइट ना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वायोलेंसी फोर्स भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। पॉइंट क्लियर। अच्छा, अगर मैं एक केस ऐसा ले लेता हूं जिसमें कोई गाड़ी है, राइट ना, मान लेते हैं कोई कार है और उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, मास m है और भाई एक्सेलरेशन a से मूव फॉरवर्ड है, राइट ना। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि सर इस पर जो इनर्शियल फोर्स लगेगा ma वो भी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में भी इसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इसका टाइम पीरियड सिमिलर होगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। अच्छा, अगर इसके अलावा भी मैं अगर कोई और सिचुएशन ले लेता हूँ बेटा, जैसे इस टाइप की एक सिचुएशन ले लिया जाता है इंक्लाइंड वाली, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस केस में तो भाई इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन बच्चों याद रखना है यहाँ पर ये कैसा है, स्मूथ है, कैसा है बेटा, स्मूथ है, राइट ना। और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो इस केस में भी हमारे पास टाइम पीरियड क्या आएगा बच्चों, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के होगा, रूट m बाई के होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। मतलब जहां जहां कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा उस केस में हमारे पास SHM की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, चलेगा। अच्छा, ये और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए, राइट ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट ना, या डायरेक्शन, तो उस केस में ही ये हम एप्लीकेबल होगा हमारे लिए कि टाइम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमने देखा कि हमारा स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट अंडर m बाई के होता है सर। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेविटी और कांस्टेंट फोर्स, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रेविटी, है ना, और कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। बच्चों ये ग्रेविटी और कांस्टेंट फोर्स से इंडिपेंडेंट है। दूसरी सिचुएशन क्या लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मास, mass, okay, depends on mass, right ना, and mass depend on density, right ना, shape size, right ना। तो बच्चों इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि मास जो है किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, दैट्स वाई हम मास की जगह पर डेंसिटी भी ला सकते हैं अगर कोई रेशियो वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और डिपेंड्स ऑन इट्स, इट डिपेंड्स ऑन, depends on spring constant। बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और एज वी नो वेरी वेल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली इफ स्प्रिंग, है ना, कंबाइंड इन पैरेलल और सीरीज, राइट ना, और कट और कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट ना। सो कटिंग सिचुएशन में भी के चेंज हो जाता है, पैरेलल सिचुएशन में भी के चेंज हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज वैल्यू हो जाती है यहाँ पर के की। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं पैरेलल सीरीज सिचुएशन के बारे में तो देखिएगा, है ना, इस थर्ड वाली सिचुएशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास कौन सी आती है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट ना। और अगर हम कहें तो इसको बोलेंगे श्रीलाल कॉम्बिनेशन, श्रीलाल, राइट ना, श्रीलाल कॉम्बिनेशन, ठीक है। श्रीलाल सीरीज, श्रीलाल पैरेलल प्यारेलाल, राइट ना। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों एज वी नो वेरी वेल द स्प्रिंग कनेक्ट इन सीरीज, देन K1 K2 देयर इज अ 2 स्प्रिंग्स, देन K इफेक्टिव जो होगा यहाँ पर कितना होता है बेटा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस बात को आप ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट ना। अगर मैं इसको
सिंपल वे में लिखना चाहता हूँ तो के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपन के 1 प्लस 1 अपन के 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे जब एक स्प्रिंग लगी थी तब टाइम पेंडुलम का या इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड था वो T1 था, जब दूसरी स्प्रिंग लगाई गई तब टाइम पीरियड कितना था, T2 था, राइट ना। तो बताइएगा फाइनल कितना है। तो इस केस में भी बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास फर्स्ट स्प्रिंग का टाइम पीरियड दिया हो, राइट ना, सेकंड स्प्रिंग का टाइम पीरियड दिया हो, तो इस केस में टाइम पीरियड अगर हमको फाइनल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा जो हमारा टाइम पीरियड है उसको स्क्वायर कीजिएगा, राइट, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको बोथ साइड से कॉमन लेके कट कर दीजिएगा, तो हमारे पास फॉर्मुलेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। चलो अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्यारे लाल कॉम्बिनेशन, राइट ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास प्यारे लाल कॉम्बिनेशन, राइट ना। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब स्प्रिंग में देखा जाता है तो उस केस में क्या होता है कि दो स्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं बच्चों, और जब स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो उनका इफेक्ट डायरेक्टली क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 प्लस K2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, K1 प्लस K2, राइट ना। अच्छा, इस केस में अगर हमको टाइम पीरियड दिया हो कि भाई फर्स्ट स्प्रिंग जब ऐड होती है तब टाइम पीरियड T1, दूसरी स्प्रिंग जब ऐड होती है सेकंड तो T2, राइट ना। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम पीरियड, तो T1/T का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि भाई स्प्रिंग को हमने कट कर दिया है ना, n इक्वल पार्ट्स में, तब ईच पार्ट्स का जो k होगा वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कैसे देखिएगा, एज वी नो वेरी वेल द स्प्रिंग कांस्टेंट k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ओके। सो लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ अ स्प्रिंग कट इन n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया जाए तो बच्चों k डैश कितना हो जाएगा, n k डैश क्या है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। पॉइंट क्लियर है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। सो कितना हो गया बेटा, n के हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन हमको बन जाते हैं, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों अगर इस केस में टाइम पीरियड की बात की जाए, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करता इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा m K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट ना। सिमिलरली अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई K1 प्लस K2, ओके। सिमिलरली अगर बेटा हम कटिंग के केस में बात करते हैं तो टाइम पीरियड हमारा ईच स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा m बाई n k, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। कुछ और स्पेशल केसेस को हम देखें तो बच्चों आप देखिएगा ध्यान से, मेरे पास इस टाइप का एक स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें मास m कनेक्टेड है बच्चों, राइट। तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पुली सिस्टम लगा है इसमें पुली क्या काम करती है, तो बच्चों पुली दो काम करती है, देयर आर ओनली टू वर्क, राइट ना। फर्स्ट वर्क वेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट ना, एक्टिंग फोर्स, और सेकंड वर्क क्या है बेटा,
फोर्स को डिवाइड करना, पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि इसका जो इफेक्ट होगा वो mg होगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन t होगा और ये टेंशन को इक्वली ट्रांसमिट कर देती है, राइट ना, या एज इट इज ट्रांसमिट कर देती है। तो इस एंड पर लगने वाला t कितना होगा, t होगा। दैट मीन्स t mg पर डिपेंड कर रहा है और k, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे t क्या है, टेंशन। यहाँ पे t किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे टेंशन को। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसके कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर m का और पुली का जो इफेक्ट है वो सिमिलर है, जैसा हमने एक सिंगल सिस्टम बनाया था इस टाइप से, राइट ना, और m मास को कनेक्ट कर दिया था कि तो इसमें जो सिस्टम में हमारे पास टाइम पीरियड आया, इस सिस्टम पे भी उतना ही टाइम पीरियड आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा अगेन चेंज करते हैं, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, अब इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्प्रिंग को इस टाइप से लगा दिया बेटा, ये एक पुली है, एक वायर है, राइट ना, स्ट्रिंग है, और ये मास m लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल होती है, मासलेस होती है, फ्रिक्शनलेस होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रिंग है, मासलेस है, राइट ना, फ्रिक्शनलेस है, राइट, तो इस केस में भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये कितना लगा रहा है mg, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा t। अब ये पुली क्या करेगा, पुली बोथ साइड में इस t को डिवाइड कर देगा, पॉइंट क्लियर है। तो इधर लगने वाला टेंशन कितना होगा, t/2, इधर लगने वाला टेंशन कितना होगा बच्चे, t/2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये पुली सिस्टम, ठीक है, मैंने इसको x डिस्प्लेस किया है, तो भाई ये सेंटर को भी तो x डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना। तो बच्चों जब ये सेंटर नीचे x डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो बताइएगा मुझे कि ये स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई जो इधर से भी x चेंज होगा, इधर से भी x चेंज होगा, दैट्स मीन्स ये स्प्रिंग को ही 2x का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे सिस्टम को जब नीचे ले जाया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों के दोनों नीचे जाएंगे। अब जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, राइट ना, और स्प्रिंग जो है एक्सटेंसिबल है, भाई एक्सटेंड हो सकती है, दैट्स वाई इधर x और इधर x होना था। इट मीन्स इस पूरे के पूरे वायर में अगर हम देखें, वायर प्लस स्प्रिंग में 2x चेंज होना था सर, राइट। तो वो 2x किधर चेंज होगा, स्ट्रिंग में चेंज होगा नहीं, दैट्स वाई चेंज किस में होगा, स्प्रिंग में। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। सो 2x स्प्रिंग में चेंज हुआ और हम कितना टेंशन लगा रहे हैं, t/2। तो एज वी नो वेरी वेल कि f इजिकल्स टू कितना होता है बच्चे, f इजिकल्स टू होता है सर kx माइनस का। सो f यहाँ पे कितना है, t/2, ओके, माइनस k ही है सर, लेकिन x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2x, ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द t इजिकल्स टू कितना आ गया, माइनस का 4kx, ओके। और एज वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, mg के इक्वल, कितना भाई, mg के इक्वल, दैट्स व्हाई 4kx, ओके। सो g इज इक्वल्स टू माइनस का 4k/m, ओके, इनटू x। बेटा कुछ इसी टाइप का हमारे पास SHM की इक्वेशंस थी, राइट ना, जिसमें से हमने कहा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू x, यही था कि नहीं था। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने क्या किया कि ओमेगा की वैल्यू निकाली 4k/m, दैट्स वाई टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू हो जाएगा m/4k, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम कितना हो गया बच्चे, m/4k। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। चलो अगेन अगर हम दूसरा सिस्टम लेते हैं बेटा, चलिएगा आगे चलते हैं इसमें। अगेन हमने एक और सिस्टम ले लिया। अभी हमने क्या किया, जो हमारे पास स्प्रिंग है उसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक फ्री पुली लगा दी, ठीक है, और एक वायर को इस टाइप से कनेक्ट किया और मास m को कनेक्ट कर दिया इधर, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पे लगी है केवल सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, चलिएगा। बच्चों ध्यान दें, इधर ये सिस्टम हमारे पास है,
ठीक है। अगर ये सिस्टम हमारे पास है तो इसको हम देखते हैं कि सर अगर इसको थोड़ा सा हमने मूव किया, डिस्प्लेस किया, तो इस केस में क्या होगा कि इसका एक्स डिस्प्लेस होगा, राइट ना पॉइंट। तो जब ये एक्स डिस्प्लेस होगा तो भाई ये दोनों साइड में एक्स होना चाहिए ना टोटल। इसका मतलब इस साइड का एक्स वाई टू डिस्प्लेसमेंट और इस साइड का एक्स वाई टू डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही कितना हो रहा है, एक्स। दैट मीन्स इसका जो सेंटर है वो कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा, एक्स वाई टू हुआ। कितना हुआ, एक्स वाई टू। दैट मीन्स स्प्रिंग में कितना स्ट्रेस आया बेटा, एक्स वाई टू का आया। पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना होगा, 2t। कितना होगा बच्चे, 2t। क्योंकि पुली का काम क्या है, इक्वली डिवाइड करना। तो जो टेंशन है वो टेंशन इधर भी है t, दोनों साइड में टेंशन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2t इज इक्वल टू माइनस का k इंटू एक्स बाई टू। दैट मीन्स t इज इक्वल टू माइनस का k बाई फोर इंटू एक्स। सो यहाँ पे लिख सकते हैं g इज इक्वल टू माइनस का के वाई फोर एम इंटू एक्स। यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और यहीं से हम क्या कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट 4m बाई के। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टाइम पीरियड। कितना आ जाएगा बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओके रूट अंडर रूट 4/m के। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा और। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक टाइप का सिस्टम ले लेता हूं कि भाई मेरे पास इस टाइप का एक सिस्टम है, ठीक है, इस टाइप, ये m1 मास है, ये m2 मास है, राइट। और यहाँ पर फ्रिक्शन लेस कंडीशन है, ये k है। तो इस केस में बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो हमारे पास मास सिस्टम है, ये इस मास सिस्टम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट मास। तो जब बच्चों ऐसा सिचुएशन हमारे पास हो तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड जो आता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट म्यू बाई के। मीन्स म्यू क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। सो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट ना। इसको बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंट मास, राइट ना, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सो बेटा इसको हम पुट कर लेंगे और यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर केस अगर बेटा मैं आपसे कहता कि हमारे पास इस टाइप का एक केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक मास है m, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्प्रिंग कनेक्टेड है x, और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग कनेक्टेड है x, राइट ना। सो k1 k2 टू स्प्रिंग्स है, राइट ना। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं इसको इधर की ओर डिस्प्लेस करता तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने पर इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में इसको अगेन रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, और ये वाली भी स्प्रिंग इसको क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स अगर हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो इस केस में दोनों ही स्प्रिंग क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही हैं। इट मीन्स इट बिहेव लाइक अ parallel case, it behave like a parallel case. That's why here we can convert this situation in parallel situation, right ना। so बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं कि सर अगर इन दोनों स्प्रिंग को जो कि एक दूसरे के पैरेलल की तरह बिहेव कर रही हैं इस टाइप से अरेंज कर लिया जाए, ये K1 है बेटा और ये क्या है K2। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई रूट अंडर रूट कितना आ जाएगा, m बाई K1 प्लस K2। क्लियर है कि नहीं है। मीन्स ये जो हमारे पास सिचुएशन थी ये पैरेलल की सिचुएशन बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है, पैरेलल की सिचुएशन। अच्छा सिमिलर अगर मैं आपको सिमिलरली अगर मैं आपको यही एग्जांपल इस टाइप से देता हूं, m मास सेम
वही केस है जो था अभी, राइट ना। इस केस में भी आप देखेंगे कि अगर मैं इस बॉडी को इधर या उधर कहीं पे भी डिस्प्लेस करता हूँ तब भी पैरेलल वाला केस बन जाता है मेरे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर इस सिचुएशन का भी टाइम पीरियड क्या है, यही होगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस टाइप की कोई सिचुएशन बनाता हूं, इंक्लाइंड वाली, ठीक है, और सेम सिचुएशन क्रिएट करता हूं, तो बच्चे इस केस में भी हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर मैं आपको इस टाइप की एक सिचुएशन दे देता हूं कि सर यहाँ पर एक लूप है सर्कुलर, ठीक है, और इसमें 2 मास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं इस टाइप से, और उन स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 है, ठीक है, मास जो है बच्चों M1 M2 है। तो आपको कुछ सिचुएशन ऐसी ही मिल रही है कि ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल की तरह बिहेव कर रही हैं और ये दोनों जो सिस्टम है वो इक्विवेलेंट मास सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं यहाँ पर इनका टाइम पीरियड अगर निकालना चाहता हूँ तो टाइम पीरियड कैसे निकल आएगा, म्यू अपॉन के इफेक्टिव करके। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता कि इफ m1 इक्वस टू m2 एंड k1 इक्वस टू k2 इक्वस टू k m1 इक्वस टू m, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इनका टाइम पीरियड निकालूं तो कितना आएगा, 2 पाई रूट एंड रूट भाई इनका म्यू कितना आएगा, m1 m2 अपन m1 प्लस m2 m/2, इट मीन्स m/2, और पैरेलल के केस में भाई k इफेक्टिव कितना आएगा 2k। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि सर t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2 पाई रूट एंड रूट m/4k। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बच्चों? इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है। अच्छा, सिमिलर वे में अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम का, राइट ना, तो बच्चों एक सिंपल पेंडुलम हम पे कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है जिसकी लेंथ l है, राइट ना, और इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, m मास है बच्चों। ठीक है, अगर m मास है तो एज वी नो वेरी वेल कि mg किधर की ओर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे थीटा एंगल लिया है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, mg cos थीटा, और बच्चों इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। पॉइंट क्लियर है? अगर ये सिचुएशन मेरे पास है तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि लेंथ l है, ठीक है, और अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है मीन से और या इस डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों ही के केस में यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा। तो बच्चों अगर हम कहें कि सर इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेते हैं, ठीक है, सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का mg sin थीटा इनटू l। पॉइंट क्लियर? और एज वी नो वेरी वेल कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आई अल्फा। क्लियर? सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस का mgl sin थीटा। ओके, सो बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर इफ देयर इज अ स्मॉल एम्पलीट्यूड देन देयर विल बी अ SHM, राइट ना। सो यहाँ पर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, और जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा। ओके, इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन, राइट ना, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स mgl अपॉन आई रिप्रेजेंट ओमेगा स्क्वायर, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर को। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा यहाँ पे, mgl अपॉन आई, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द SHM।
That's why we can say that if there is a small amplitude, then a simple pendulum represent the oscillating execute SHM. क्या करेगा बेटा? Execute SHM. पॉइंट क्लियर है? चलिएगा, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. तो टाइम पीरियड कितना है बेटा? t इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 पाई रूट अंडर रूट कितना आ जाएगा? I अपॉन mgl. ओके, और I इज इक्वल टू mgl. एज वी नो वेरी वेल द movement of inertia of m mass, right ना, which hang at length l, right ना, कितना होता है? I is equals to ml square. Put the value and find out the time period. So t is equals to कितना आ जाएगा बेटा? 2 pi root under root ml square upon mgl. Okay, then cut the similar values. So कितना आ गया बेटा मेरे पास? t is equals to 2 pi root under root L upon G. Okay, this is the time period of simple pendulum. Okay, and time period of standard pendulum कितना होता है? 2 सेकेंड. और लेंथ कितनी होती है बेटा? 1 मीटर. इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है. तो बच्चों हम बात करते हैं टाइम पीरियड है ना ऑफ स्टैंडर्ड पेंडुलम. तो भाई अगर स्टैंडर्ड पेंडुलम की बात की जाए, स्टैंडर्ड पेंडुलम, तो बच्चों स्टैंडर्ड पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड. और लेंथ कितनी होती है बेटा? अप्रॉक्स 1 मीटर. इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? डायरेक्ट डेटा आता है आपको, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. टाइम पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड पेंडुलम 2 सेकेंड. ओके, एंड लेंथ 1 मीटर. पॉइंट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हियर नो इफेक्ट ऑफ मास, नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, देयर इज नो इफेक्ट वेदर द वोव क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम का जो पार्ट ये स्टोन का है या मास का मेटल का है, किसी का भी हो, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वोव कहते हैं. सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ शेप, साइज, मास, डेंसिटी, राइट ना, मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑन द टाइम पीरियड. ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, डेंसिटी, राइट ना, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, राइट ना, शेप, साइज, इन पर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता. ठीक है. अच्छा, अगर हम कहें कि डिपेंड ऑन, तो बच्चों डिपेंड्स ऑन क्या आ जाएगा? तो बच्चे यहाँ पे डिपेंड्स ऑन आ जाएगा लेंथ. ठीक है, लेंथ, राइट ना, और लेंथ या हम बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ. व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? द इट इज द लेंथ बिटवीन हैंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास. क्लियर है? हैंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इफेक्टिव लेंथ. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर डिपेंड्स ऑन जी, राइट ना, या इफेक्ट ऑफ जी, तो डिपेंड्स ऑन जी एंड जी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. जी जो है कई फैक्टर से अफेक्टेड होता है बेटा. कैसे कैसे अफेक्टेड होता है? एज वी नो कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, राइट ना, या डेल यू इज इक्वल टू 0 हो, उस केस में हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा अप, तो उस केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाता है बेटा? जी प्लस ए. अगर एक्सेलरेशन होगा डाउन तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? जी माइनस ए, राइट ना. और बेटा अगर फ्री फॉल होता है, क्या होता है? फ्री फॉल, तो जी डैश कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है. फ्री फॉल के केस में जी का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा? जी डैश का वैल्यू 0 हो जाता है. पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. चलिएगा, बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? तो बच्चों जी अफेक्ट होता है अकॉर्डिंगली, राइट ना. तो चलिएगा हम बात करते हैं आगे कि अगर मेरे पास पेंडुलम जो है किसी ऐसे पार्ट से हैंग है जो एक्सीलरेटेड है ए एक्सीलरेशन से, राइट ना, और वर्टिकल से वो एंगल बना रहा है कितना? बीटा.
दैट मीन्स अगर हम बात करें कि यहाँ पर मास कितना है सर, mg एक्ट करेगा, तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस पर एक इनर्शियल फोर्स एक्ट करेगा ma इस डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है? सो ma दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इफ देयर इज अ बीटा देन दिस इज ऑल्सो अ बीटा, okay, then there will be a net force acting on a wave. Point clear? So net force acting on a wave means अगर हम सिचुएशन को ध्यान दें तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिस पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो पर ड्यू टू द एक्सेलरेशन, राइट ना? ओके, अगर ये सिचुएशन है तो बेटा आप जानते हैं कि नेट फोर्स कितना होता है, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही एनएलएम में रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा होगा। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी रूट अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। क्लियर है? याद है आपको? चलेगा, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो बच्चों हमें मालूम है कि देयर इज अ टू फोर्सेस mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर का होल स्क्वायर, mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस 2mg इंटू ma cos बीटा, इस टाइप का सिचुएशन हमारे पास है। ओके, एज वी नो वेरी वेल कि m एफ ए क्या होगा, m इंटू ए नेट। क्लियर है? सो इसको हमने m को बाहर निकाल लेते हैं बेटा कॉमन लेकर, तो कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ga cos बीटा, इस टाइप की सिचुएशन सर हमको मिली है। पॉइंट क्लियर है? सो ए नेट कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ए नेट मेरे पास आ गया रूट अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ga cos बीटा। ठीक है, इस टाइप का मेरे पास एक सिचुएशन आ गया बेटा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन मेरे पास आ गया है तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं t। ठीक है, सो टाइम पीरियड का फॉर्मुलेशन क्या था मेरे पास, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट, जनरल फार्मूले की तरफ चले जाओ बेटा। स्टार्टिंग में हमने फार्मूला निकाला था इनर्शियल फैक्टर और मास फैक्टर से, राइट ना, 2 पाई रूट अंडर रूट लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे लगा देंगे तो लेंथ अपॉन नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ga cos बीटा, इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि ये कब सिचुएशन है, जब इंक्लाइंड हो एक्सेलरेशन, राइट ना, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिफ्ट, तो इन केस ऑफ लिफ्ट एक्सेलरेशन क्या होगा, अप और डाउन होगा, मींस बीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब बेटा बीटा की वैल्यू जीरो होगी तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ लिफ्ट। तो बेटा जब लिफ्ट का केस हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में बीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, राइट ना, और बीटा की वैल्यू जीरो होगी तो एक्सेलरेशन अप या डाउन होगा, तो एक्सेलरेशन या तो अप होगा या डाउन होगा, राइट ना। तो बेटा इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इन केस ऑफ लिफ्ट 2 पाई रूट अंडर रूट एल अपॉन, देखो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ga कॉस बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, सो होल स्क्वायर आने की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी प्लस ए। पॉइंट क्लियर है? अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हमने अप डायरेक्शन में कंसीडर किया था एक्सेलरेशन को, अगर हम डाउन डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो माइनस आना चाहिए कि नहीं, जी माइनस ए। तो बेटा सिमिलर केस में यहाँ क्या आ जाएगा, जी प्लस ए, जी प्लस माइनस ए आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों हमारे पास ये आ गया कि ये सिचुएशन आपने कई बार देखी होगी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, इफ एक्सीलरेट अपवर्ड, ठीक है, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 2 पाई रूट अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। ओके, सेम केस सेकंड, इफ एक्सीलरेट डाउनवर्ड, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, राइट ना। मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड जो है ओरिजिनल टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। ठीक है, राइट, सो टी डैश, राइट, और इस केस में t लेस देन टी डैश हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। जब बच्चों टाइम पीरियड डिक्रीज होता है तो इसका मतलब जो पेंडुलम है वो फास्ट हो जाएगा,
और जब टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो उस केस में पेंडुलम क्या होगा, स्लो होगा। आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाए राइट ना, तो हमको फास्ट ऑसिलेशन करना पड़ेगा, और अगर इंक्रीज हो जाए तो हमको स्लो ऑसिलेशन करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है भाई, स्लो हो गई है राइट ना, स्लो राइट ना ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कैसे हो गए बेटा, यहाँ पे स्लो हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया है, फास्ट ऑसिलेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं तो इफ है ना ए इज इक्वल टू जी हो जाए बेटा, अप या डाउन केस में, तो इस केस में है ना जी मींस फ्री फॉल, फ्री फॉल। तो बच्चे फ्री फॉल के केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस जी माइनस जी होगा, उस केस में टाइम पीरियड इन्फिनिटी। और अगर ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या बॉडी एसएचएम करेगी, नो एसएचएम। क्या हो जाएगा बेटा, नो एसएचएम। ठीक है। अच्छा, सिमिलर केस ही किसका होता है बेटा, फ्री स्पेस का होता है ना, यही केस किसका होता है, इफ इन स्पेस, स्पेस के केस में भी यही सिचुएशन होती है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों यहाँ पे बात की जाए कि इफ कांस्टेंट अप डाउन वेलोसिटी, कांस्टेंट अप डाउन वेलोसिटी होगी, तो उस केस में हमारे पास g डैश इज इक्वल टू जी ही होगा, मीन्स नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड, दैट मीन्स t डैश इज इक्वल टू टी, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे स्पेशल केसेस कैसे, ये सब कुछ क्लियर है आपको राइट ना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम पीरियड जो है लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स अगर आप किसी झूले पर झूल रहे हैं राइट ना, स्विंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप उस पर खड़े हो जाएंगे राइट ना, स्टैंड अप कंडीशन में आ जाएंगे, तो आपका जो झूला है वो क्या करेगा बेटा, स्विंग करने लगेगा राइट ना, फास्ट स्विंग करेगा। व्हाई, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ मास अप आ गया है, दैट्स व्हाई लेंथ कैसी होगी बेटा, डिक्रीज। और जब लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इंक्रीज। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर कहीं पे टाइम पीरियड में लेंथ ही चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं T2 अपॉन T1। इस टाइप का फॉर्मुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ मून की अगर बात की जाए, इन केस ऑफ मून, तो बेटा मून के केस में मून का जो ग्रेविटी है वो कितना होता है, अर्थ की ग्रेविटी का y6 होता है। दैट मीन्स अगर किसी पेंडुलम को मून पर ले जाया जाए अर्थ से, तो उसका टाइम पीरियड √6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? देखो कैसे इंक्रीज होगा बेटा, देखिएगा। अगर हमने कहा कि सर टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट जी, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड ऑन द मून जब हम निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑन द अर्थ जो है उसका क्या होना चाहिए भाई, तो भाई मून का नीचे आएगा, तो मून का नीचे कितना है, GE/6, और इधर कितना है, GE, तो इससे कट जाएगा बेटा। ठीक है, कैंसिल आउट। दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू √6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास कोई पेंडुलम वाला क्लॉक है जो कि अर्थ पर है, उसको हम मून पर ले जाएं, तो हमें क्या चेंजेस करना चाहिए ताकि वो अर्थ के इक्विवेलेंट टाइम हमें शो करे, राइट ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कि जो हमारी लेंथ है राइट ना पेंडुलम की, उसको 1/6 टाइम्स कर देना है। कितना कर देना है, 1/6 टाइम्स। तो भाई 6 से 6 कट जाएगा, देन टाइम पीरियड क्या होगा, फिक्स्ड। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर, है ना। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है भाई मास पर डिपेंड नहीं करता। तो आप किसी झूले पर स्विंग कर रहे हैं, तो उस पर एक बॉयज की जगह 2 बॉयज बैठ जाएं या एक गर्ल की जगह 2 गर्ल्स बैठ जाएं, तो उस केस में टाइम पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक पेंडुलम का वोव जो है भाई मेटल का है, उसको किसका बना दिया, वुड का बना दिया। तो बच्चों जब हम इसको वुड का बना देंगे, उस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ए सिंपल पेंडुलम नॉट डिपेंड ऑन द मास डेंसिटी
नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना आपको अच्छे से। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर एसएचएम होता है और टाइम पीरियड हमको ऑसिलेशन का पूछ लिया जाता है, ठीक है, चलेगा। जैसे फर्स्ट स्पेशल केस अगर बेटा हम बात करते हैं कि देयर इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ओके, मास m, और स्प्रिंग का भी मास हमको यहाँ पे कंसीडर करने को दिया गया है, राइट ना। सो कंसीडरेबल मास दिया है, ठीक है, स्प्रिंग का। तो इस केस में इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर रूट कैपिटल जो ब्लॉक का मास है और स्प्रिंग के मास का 1/3 जो है यहाँ पर अफेक्ट में कंसीडर करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का एक स्प्रिंग सिस्टम दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है और मास m है, ठीक है। तो रोटेशन बेटा देखिएगा एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसकी दो सिचुएशन बना लेता हूं तो ज्यादा बेटर है। देखिएगा, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पर फ्रिक्शन है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, राइट, दैट्स वाई इसका रेडियस r है। तो ये बॉडी जब इस टाइप से ऑसिलेट करेगी, राइट ना, इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये रोटेट करेगा बेटा, और जब रोटेट करेगा तो इनर्शियल मास यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनर्शियल मास। दैट्स वाई यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो इस केस में जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई रूट अंडर रूट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस इनर्शिया अपॉन r स्क्वायर बाई k। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इस चीज का ख्याल रखिएगा। लेकिन बच्चों सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करता, ठीक है, और इस केस में ये स्मूथ है, कैसा है बेटा? स्मूथ है, राइट ना, म्यू इज इक्वल टू 0 है। इस केस में इसका टाइम पीरियड सिंपल होगा जैसा एक सिंपल ब्लॉक का होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इफ देयर इज अ हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर ये हॉलो स्फीयर है और इसमें क्या किया हमने, लिक्विड फिल कर दिया, तो बच्चों लिक्विड तो रोटेट करेगा नहीं। पॉइंट क्लियर है? जब लिक्विड रोटेट नहीं करेगा तो केवल लिक्विड के मास को ऐड कर देंगे, सिचुएशन वही रहेगी। लेकिन बेटा यहीं पे अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो क्या करता है ये कि इस लिक्विड को फ्रीज करने की बोल देता है कि सर लिक्विड है इसके अंदर, उसको हमने फ्रीज कर दिया है, ठीक है। तो फ्रीज करने के केस में लिक्विड क्या करेगा, रोटेट करेगा साथ साथ में, मतलब बिहेव लाइक अ सॉलिड स्फीयर। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि मास भी ऐड करना है प्लस दोनों का जो इनर्शियल इफेक्ट है उसको भी ऐड करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है? चलो चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर देयर इज अ सिचुएशन, एक हमारे पास फ्लूइड का कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट है, राइट ना, या सिलेंड्रिकल है, कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का एक कंटेनर है, राइट ना, और हमने देखा था कि फ्री सरफेस से ही हमेशा डेप्थ को मेजर किया जाता है। तो डेप्थ कितनी h है, हमने इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया तो ये बेटा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट। दैट्स वाई यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा t 2 पाई अपॉन 2 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट h अपॉन g। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमको केवल क्या कंसीडर करना है कि ये कितना ब्लॉक इनसाइड द लिक्विड है, उसी को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलर केस अगर बच्चों मैं आपसे कहता कि ये हमारे पास इस टाइप की ट्यूब है और ये ट्यूब जो है बोथ साइड से अल्फा एंड बीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और अगर ये अल्फा एंड बीटा एंगल बना रही है, टोटल इसकी जो लेंथ है, राइट ना, हियर टू हियर, जिसमें फ्लूइड फिल है। अब फ्लूइड जो है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये अपने आप को बैलेंस करता है, ठीक है, सिमिलर प्लेन पर। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल इसका जो सरफेस होगा वो सेम ही होगा दोनों लूप्स में। तो इस केस में अगर इसकी लेंथ l है तो भाई हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर टोटल लेंथ अपॉन g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस टाइप का फॉर्मुलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये क्लियर है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिक्विड का लेंथ है ना, लिक्विड
कॉलम लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास है। लेकिन अगर बच्चों इसी टाइप की ट्यूब को अगर इस टाइप से बना दिया जाए, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर हम इस लिक्विड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो इस केस में अगर हमने बोला कि सर इसकी लेंथ एल है, इधर भी लेंथ एल है, राइट ना, तो बच्चों आपने ध्यान देना है कि इसका जो लेवल है सेम ही होगा। तो आपने किसी एक साइड की लेंथ को ले लेना है, एक साइड की लेंथ को क्या करना है बेटा, ले लेना है, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर रूट एल अपॉन जी से इसका आंसर निकाल देना है। पॉइंट क्लियर है। अगर बच्चों आपको गलती से इसने दोनों साइड का ऐड करके दिया है, सो एल अपॉन 2g कर देना है। कितना कर देना है, एल अपॉन 2g कर देना है यहाँ पर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर याद रखना है आपको, ठीक है, चलेगा। हम अगेन थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। आपको इस टाइप की सिचुएशन दी होगी कि भाई हमारे पास पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो है, राइट ना, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, राइट। तो उस केस में हम इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार क्वेश्चन आता है अर्थ से रिलेटेड, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच हैज अ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि इसका टाइम पीरियड इतना होगा, ठीक है। हियर लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल इसकी लेंथ है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 60 मिनट। अब आपके पास एक यू रिमेंबर द पॉइंट और थिंक दैट सर द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 84.4 मिनट्स, राइट ना, अप्रॉक्स 1.5 आवर। क्लियर है सर, वो होता था, ये कैसे आ गया। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही चीज़ों को आप स्पेशली याद रखिएगा कि अगर वो बोलता है कि पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तब इक्विवेलेंट लेंथ हम निकालेंगे, और इक्विवेलेंट लेंथ का केस होता है 1 अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओके, 2 पाई रूट अंडर रूट एल इक्विवेलेंट अपॉन जी में, यहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास शॉर्ट में क्या निकलेगा, 2 पाई रूट अंडर रूट आर ई अपॉन 2g। पॉइंट क्लियर। अच्छा, वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास अर्थ में हमने क्या किया है सर, एक टनल को डिग किया, ठीक है, और टनल डिग किया और किसी ऑब्जेक्ट को इसमें छोड़ दिया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो जब ये अप एंड डाउन मूव करेगा तब इसका टाइम पीरियड कितना होगा भाई, तो टाइम पीरियड बेटा इसका उतना ही होगा 84.4 मिनट्स। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, ये और आप क्लियर कीजिएगा कि अगर हमने जो टनल डिग किया है अगर वो इस टाइप से डिग करते हैं, राइट ना, तो इस केस में भी हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, इतना ही होगा, ठीक है। ये अर्थ है हमारा, और अर्थ में हमने क्या किया बेटा, एक टनल को डिग कर दिया है, ठीक है, एक कोड की फॉर्म में है और ये डायमीटर के अलाउंग है। दोनों ही केस में क्या होगा, ये कोड की फॉर्म में हमने टनल को डिग किया है बेटा, और ये डायमीटर की फॉर्म में टनल को डिग किया है ना, डायमीटर की फॉर्म में डायमीट्रिक टनल, ठीक है, ठीक है। सो इस केस में भी टाइम पीरियड उतना ही होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक पेंडुलम दिया है, या इस टाइप की कोई सिचुएशन है, एक वायर है और वायर से एक प्लेट को हमने कनेक्ट कर रखा है। इस केस में ये प्लेट जो है थीटा एंगल से बैंड हो रही है इस टाइप से। तो इस केस में सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो बच्चों इस केस में टॉर्जनल इफेक्ट वाला टाइम पीरियड आएगा। सो आई अपॉन सी आ जाएगा। हियर आई इनर्शिया एंड सी रिजिडिटी, राइट ना, या टॉर्जनल रिजिडिटी। ये क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है। टॉर्जनल रिजिडिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी बेटा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस थी यहाँ पर। ये टाइम पीरियड था बेटा, एसएचएम का मोस्टली पार्ट यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन और कर लेने हैं, राइट ना, चलेगा। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, चलेगा। तो देखिएगा बच्चों, एक सिचुएशन में हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है भाई
हमारा फाई कितना है, राइट ना, या टाइम पीरियड कितना है, पॉइंट क्लियर है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास कितना आ जाता है, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 माइनस 2x, राइट ना, इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो बच्चों आप देखेंगे कि डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या होता है, वेलोसिटी, देन वेलोसिटी वेलोसिटी से क्या होगी, निगलेक्ट हो जाएगी, राइट ना, कट हो जाएगी। तो बेटा ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ये कितना है 8 इज इक्वल टू माइनस का 2x, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/4x। तो बच्चों यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो ओमेगा कितना आ गया, तो बेटा ओमेगा मेरे पास आ गया सर 1/4, क्लियर है, रूट का, दैट मीन्स ओमेगा आ गया 1/2। ओके, सो बच्चों यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई है ना अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली बेटा 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड कितना निकाल सकते हैं बेटा 4 पाई सेकेंड। कितना निकला, टाइम पीरियड निकला 4 पाई सेकेंड। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, सिमिलर वे में अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं कि सर मुझे एक मास दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का, सपोज कीजिएगा 4 ग्राम है, और पोटेंशियल फील्ड दिया है, पोटेंशियल फील्ड, राइट ना। सो पोटेंशियल फील्ड कितना दिया है मुझे, पोटेंशियल फील्ड दिया है 800, राइट ना, 800 एक्स स्क्वायर, क्लियर, इस टाइप से दिया हुआ है। अब आपसे पूछा इसने कि सर यहाँ से हमें बताइएगा टाइम पीरियड क्या है, राइट ना, या यू म्यू की वैल्यू यहाँ से पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, चलिए।